Hello guys and welcome back to your YouTube channel 20 Minutes Account. I am यशोधन परांजपे from इंदौर एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमारे वीडियो नंबर 7 में। इससे पिछले वाले दो वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे। पहला वाला क्वेश्चन तो एकदम इजी था, दूसरे वाले का लेवल थोड़ा हाई था। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो सिर्फ देखें एंड इसको थोड़ा सा आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर आप सीए इंटर या सीए में इंटर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फो 1 मेरे पास है, अ पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन सोल्ड फॉर 1,50,000, कॉस्ट ऑफ विच वॉज 1,20,000 एंड द बैलेंस लैंड वॉज रिवैल्यूड। कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। हमारे पास एक लैंड थी जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000, इसको हमने बेचा 1,50,000 में। मतलब कितने रुपीस का प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न करा? हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न करा 30,000 रुपीज़ का। ये 30,000 रुपीज़ हम कहाँ पर लेके गए? ये 30,000 रुपीज़ हम लोगों ने डायरेक्टली क्रेडिट करा कैपिटल रिजर्व में। मतलब इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट ना करते हुए इसको हमने डायरेक्ट क्रेडिट करा कैपिटल रिजर्व में। तो इससे हमारा हुआ क्या? नेट प्रॉफिट पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ग्रॉस प्रॉफिट में हमने इसको ऐड नहीं करा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसे शो करेंगे या नहीं करेंगे? पॉइंट नंबर 2 में हम इसको शो नहीं करेंगे बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने 30,000 को ऐड नहीं करा, तो माइनस भी हम वहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2। एंड एक और पॉइंट इसमें इसने बोला कि बैलेंस लैंड वॉज रिवैल्यूड। मतलब जो भी हमारा डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा आएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एंड जिसको भी मैं कैपिटल रिजर्व में मैंने क्रेडिट करा, मेरी कंपनी ने उसको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करा, उससे भी हमारे प्रॉफिट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा नेट प्रॉफिट पर, तो वो भी हम कैश फ्लो में उसको कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करेंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2014 अ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 90,000 जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 70,000 एंड रिटर्न डाउन वैल्यू थी 50,000। ओरिजिनल कॉस्ट से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मुझे किससे फ़र्क पड़ेगा? एक तो ये वाला है जितनी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है एंड उसको मैंने कितने में बेचा। 50,000 की WDV वाली चीज़ मैंने बेची 90,000 में। मतलब कितने का प्रॉफिट अर्न करा? मैंने अर्न करा 40,000 का प्रॉफिट। ये वाला प्रॉफिट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जिसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करा था, मतलब मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करा था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको हम लोग कर देंगे माइनस। कहाँ पर करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पॉइंट नंबर 2 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट जिसकी थी 50,000, 70,000 में बेचा। अगेन 50 की चीज़ हमने बेची 70 में। कितने का प्रॉफिट अर्न करा? 20 का। इसको कहाँ क्रेडिट करा? P&L अकाउंट में क्रेडिट करा। कैश फ्लो में इसका क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे पॉइंट नंबर 2 ऑपरेटिंग में माइनस। बिकॉज ये 20,000 का प्रॉफिट हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करा था, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसको कर देंगे माइनस क्योंकि ये हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। चले आगे चलते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 4। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 55,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इन्वेस्टमेंट का हम लोग लेजर बनाएंगे तब इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 4। डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड 15% ऑफ द डिविडेंड ऑन करंट ईयर्स। डिविडेंड किस पे मिलता है दोस्तों? डिविडेंड मिलता है शेयर कैपिटल पे। कौन से शेयर कैपिटल पे? ओपनिंग शेयर कैपिटल पे मिलता है या क्लोजिंग शेयर कैपिटल पे मिलता है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे के रखा हो तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो क्लोजिंग शेयर कैपिटल होगी उस पे हम लोग डिविडेंड देंगे। तो हमारी यहाँ पर क्लोजिंग शेयर कैपिटल है 6 लाख। 6 लाख का 15% होता है 90,000। ये रहा मेरा डिविडेंड पेबल जो कि मेरा है क्लोजिंग 90,000। अगेन पिछले दोनों क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस करा था। 60,000 वो वाला डिविडेंड है जो मैंने पिछले साल डिक्लेयर करा था, इसको मैं पे करूंगा इस साल, तो हम इसको फाइनेंसिंग में कर देंगे माइनस। 90,000 वो वाला डिविडेंड है जिसको मैंने इस साल प्रॉफिट में से निकाल के रखा था, तो ये नॉन कैश खर्चा हो जाएगा। डिक्लेयर इस साल करा, इसका पेमेंट कब होगा? इसका पेमेंट होगा अगले साल। तो ये 90,000 को हम लोग ऑपरेटिंग में कर देंगे वापस से ऐड, क्योंकि हमने इसको प्रॉफिट में से करा था माइनस।
चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट भी हो गया। वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट क्वेश्चन के साथ साथ समझते हैं। और 50,000 वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। ठीक है दोस्तों। इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर करंट ईयर वॉज एस्टिमेटेड 1,35,000। ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा प्रोविजन। इस साल 1,35,000 का प्रोविजन मैंने क्रिएट करा, तो वर्किंग नोट में ये वाला जो 1,35,000 आएगा इसको हम करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस, बिकॉज ये मेरे लिए नॉन कैश खर्चा है। डेप्रिसिएशन 15% रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अब क्वेश्चन में एक बार बैलेंस शीट में हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या फिगर्स आ रहे हैं। तो मेरे पास है शेयर कैपिटल, ओपनिंग था 5 लाख, क्लोजिंग हो गया 6 लाख। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, मतलब 2 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स मैंने इस साल कर दिए रिडीम। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करे एंड 1 लाख रुपीस आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करे। जनरल रिजर्व ओपनिंग कैपिटल रिजर्व 1 लाख, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से इसका बना, ओपनिंग कुछ भी नहीं था, क्लोजिंग 1 लाख रुपीस मेरे पास आ गया। ये इसमें क्या क्या है, ये 1 लाख रुपीस में मेरे पास है, एक तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ूं तो पहला आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट एंड दूसरा आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, जो कि हमने जब कोई लैंड बेचा था तब हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट करा था। फिर आता है जनरल रिजर्व ओपनिंग 2,50,000 एंड 1 लाख। अब इसमें से जो हमारा 1,50,000 का जो जनरल रिजर्व कम हो रहा है, इसके भी हमारे पास दो पार्ट्स है, एक तो 1 लाख एंड दूसरा 50,000। ये 50,000 वो वाला है जो हमने एडजस्टमेंट में लास्ट पॉइंट देकर रखा है, वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट में एडजस्ट करा। एंड ये 1 लाख हमारा यूज आया प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं जी, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग कितना 50, क्लोजिंग 70, मतलब इस साल 20,000 रुपीज का प्रॉफिट मेरे कंपनी ने अर्न करा है, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो की एकदम स्टार्टिंग में। डिबेंचर्स ओपनिंग डिबेंचर्स कितने थे, कुछ भी नहीं, क्लोजिंग डिबेंचर्स कितने 2 लाख के। अब इसमें भी 2 लाख के दो पार्ट्स है। कैसे 2 पार्ट्स, 1 लाख तो वो जो मैंने फॉर अ कंसिडरेशन इशू करे, कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड ये 1 लाख वो होंगे जो मैंने काय में इशू करे, कैश में। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 1 लाख जो होगा इसका तो कुछ ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं होगा, बट जो 1 लाख हमने कैश में इशू करे हैं इसको हमें दिखाना पड़ेगा डिबेंचर्स में इनफ्लो। कहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। साथ में 9% डिबेंचर्स, यहाँ पर डिबेंचर्स इंटरेस्ट की भी एक बात आती है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग में कर देंगे ऐड एंड फाइनेंसिंग में कर देंगे हम माइनस। ये देखिए, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो कहीं पर भी देखे नहीं रखा, बट ये एक हिडन इन्फॉर्मेशन है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना बनता है, 2 लाख का 9% जो कि होता है 18,000। तो 18,000 मेरे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है जिसको मैंने प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करा होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको हम लोग कर देंगे ऐड एंड फाइनेंसिंग में उसको कर देंगे हम लोग माइनस, उससे हमारा आंसर बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है ट्रेड पेबल्स, हमारा वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ये भी वर्किंग कैपिटल में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ओपनिंग 60, क्लोजिंग 95, लेजर बनाना पड़ेगा। डिविडेंड पेबल का पॉइंट हमने डिस्कस कर चुका है। एसेट ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो फटाफट से अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं रिकमेंड करूंगा कि सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले 2 पेज छोड़ देना एंड 3rd पेज से अब पहले चालू कर देना वर्किंग नोट्स बनाना। तो हम भी वही चालू करेंगे, हम पहले बनाएंगे हमारे क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 जो कि आएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये हो गया मेरा लेजर एंड ये हो गया मेरे लेजर के 2 पार्ट्स। जब भी हम लोग वर्किंग नोट में लेजर बनाते हम लोग क्या करते दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिख लेते सारे हमारे बैलेंसेस। बैलेंस ब्रॉट डाउन
एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो एक बार क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग वापस। लैंड एंड बिल्डिंग का मेरा ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 lakhs एंड यहाँ आ जाएगा 1,50,000। ठीक है दोस्तों, आगे जा सकते हैं, क्वेश्चन में वापस जाते हैं। अ पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड फॉर 1,50,000, कॉस्ट जिसकी थी 1,20,000। 1,20,000 की चीज दोस्तों हमने 1,50,000 में बेची। तो मेरी जर्नल एंट्री फटाफट बता दीजिए, जर्नल एंट्री क्या पास होगी? मेरी जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और जो मुझे प्रॉफिट उस पर हुआ उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हुए उसको मैंने क्रेडिट कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो हमारा पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट होते हुए क्रेडिट होगा कैपिटल रिजर्व। तो उसकी लेजर पोस्टिंग होगी बाय बैंक अकाउंट एंड टू कैपिटल रिजर्व। कितने में बेचा मैंने? 1,50,000। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000, मतलब 30,000 का प्रॉफिट हुआ जो कि मैं क्रेडिट करूंगा कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए क्वेश्चन ये बोलता है एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड। तो यहां पर मेरा टोटल आएगा 3 lakhs। जो बचा हुआ यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा ना दोस्तों, वो मेरे लिए हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जिसको हमने क्रेडिट करा कैपिटल रिजर्व में। तो एक और एंट्री पास हो जाएगी टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? 70,000। अब देखो यहाँ पर मेरा कैपिटल रिजर्व का टोटल हो जाता है 30,000 प्लस 70,000, मतलब हो गया 1 लाख। अगर हम लोग क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व देखेंगे तो वो भी हो जाएगा 1 लाख, मतलब मेरा कैपिटल रिजर्व का एडजस्टमेंट यहाँ पर पूरा होता है। साथ ही साथ मेरा ये वाला वर्किंग नोट भी क्लियर होता है। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, जो कि होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिर से लाइन खींचेंगे, सेंटर लाइन आ गई। क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस एंड सारे क्लोजिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना है मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस? मेरा प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख एंड 7,65,000। 7,65,000 एंड यहाँ पर आएगा 5 लाख। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ये बोल रहा है एक पार्ट था जिसकी WDV थी 50,000, जिसको हमने बेचा 90,000, मतलब प्रॉफिट हुआ 40,000 का। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा? 90,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? सॉरी, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? 50,000। 50 की चीज 90 में बेची, 40 का प्रॉफिट अर्न करा। अब बिकॉज इस पॉइंट में ये कहीं भी नहीं देकर रखा कि प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करा या कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करा, तो हम मानेंगे कि हम इस प्रॉफिट को हम लोग लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पर हमने क्रेडिट करा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट, अमाउंट 40,000। ये पॉइंट आगे बोलता है कि and debentures of rupees 1 lakh was issued at par as part consideration for plant of 4,50,000। 4,50,000 की दोस्तों हमने मशीनरी खरीदी, जिसका 1 लाख रुपए पेमेंट हमने करा डिबेंचर्स इशू करके, एंड जो बचा हुआ 3,50,000 का वो हमने करा कैश पेमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय 9% डिबेंचर अकाउंट एंड यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितने के डिबेंचर्स इशू करे? 1 लाख एंड 3,50,000। जो बचा हुआ यहाँ पर फिगर आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो आ जाएगा हमारा
प्यारा सा डेप्रिसिएशन जो कि आएगा 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 4,50,000 जो कि होता है 9,90,000। यहाँ पर भी 9,90,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो होता है मेरा 1,35,000। सो हमारे यहाँ पर ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 50,000 वॉज सोल्ड फॉर 70,000। तो यहाँ पर मेरा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3 जो कि होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना है हमें जाना पड़ेगा वापस से क्वेश्चन में। तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 80 एंड 50। 80,000 ओपनिंग एंड 50,000 आ जाएगा मेरा क्लोजिंग। हमने कितने रुपीस के इन्वेस्टमेंट बेचे एंड कितने पे बेचे? हमने 50 रुपीस के इन्वेस्टमेंट बेचे 70 पे, मतलब 20,000 का रुपीस का प्रॉफिट हमने अर्न करा। तो उसकी एंट्री पास होगी इधर बाय बैंक अकाउंट एंड टू P&L अकाउंट। बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 70,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो टोटल लगा दीजिए, टोटल कितना है? टोटल आ जाता है मेरा 70,000 प्लस 50,000 जो कि आएगा 1,20,000, 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस 20,000, तो बैलेंसिंग फिगर आता है मेरा 20,000। ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एक और पॉइंट कंप्लीट हुआ, आगे चल सकते हैं हम। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव 50,000 वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 20,000 जो था इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 25,000, जिसमें 5,000 रुपीज हमने एडजस्ट कर लिए हमारे डिविडेंड के। तो जो एक्चुअल में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे हैं 25,000 के, बट उसके लिए हमको कैश कितना पे करना पड़ा? उसके लिए हमको कैश पे करना पड़ा सिर्फ 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है। डायरेक्ट ऐसे डिक्लेयर डिविडेंड वाला पॉइंट कवर कर लिया। वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट ऑफ 50,000 वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। तो वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट का हमारा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 4। वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट, वापस से वही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना है? ओपनिंग बैलेंस है वी आर वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट का 65 एंड 1,25,000। 65,000 एंड 1,25,000, जिसमें से हमने 50,000 एडजस्ट करे जनरल रिजर्व से। 50,000 एंड जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका हमने कर दिया पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू, जो कि कितना आता है आप मुझे एक बार बता दीजिए। $1,25,000 प्लस 50,000 होता है 1,75,000 यहाँ पर भी एंड 1,75,000 यहाँ पर भी, माइनस 65,000, तो बैलेंसिंग फिगर आता है 1,10,000 जिसका हमने कर दिया इस साल पेमेंट। ये चीज दोस्तों होगी ऑपरेटिंग में माइनस। कहाँ पर होगी? एकदम लास्ट में, बिकॉज हमने पेमेंट करा है एंड ये हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है।
आपको थोड़ा सा बता दूं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम अगर आपने सुना होगा, वीआरएस होता क्या है, कभी कभी कंपनी जब फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रही होती है तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन देती है कि आप अपने वॉलेंटरी, अपनी मर्जी से आप लोग रिटायरमेंट ले लीजिए। उसके लिए कंपनी उन एम्प्लॉयज को अच्छा खासा कॉम्पनसेशन पे करती है, तो ये वही कॉम्पनसेशन है जिसको कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और पॉइंट कंप्लीट होता है। साथ में ही हम पॉइंट नंबर 5 जनरल रिजर्व का भी वर्किंग नोट बना लेते हैं। जनरल रिजर्व जो कि कैसे बनेगा, इसका भी हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज ये क्रेडिट, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस लिखने से पहले हम उसकी एक पोस्टिंग भी कर ही लेते हैं। टू वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट 50,000 एंड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना हुआ 1 लाख, बिकॉज आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोगों ने 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, तो जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। अब आते हैं क्वेश्चन में वापस। अब हम लोग लिख लेते हैं बैलेंसिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, तो इधर आएगा 2,50,000 एंड इधर आ जाएगा 1 लाख। हमारा लेजर ऑलरेडी बैलेंस्ड है 2,50,000 पे, तो मतलब हमें जनरल रिजर्व से अब कुछ लेना देना है नहीं। तो अब लोग हम बनाएंगे हमारा वर्किंग नोट नंबर 6 जो कि होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अगेन हम लोग एक लाइन खींचेंगे, लेजर बनाएंगे अच्छे से। सबसे पहले लिख लेंगे हम इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो क्वेश्चन में जाते हैं एक बार। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग है 60 एंड क्लोजिंग है 95। ओपनिंग 60 एंड क्लोजिंग 95,000। ठीक है, चलो इसमें इंफॉर्मेशन में मुझे देके रखा है कि इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर करंट ईयर वाज एस्टिमेटेड एट 1,35,000, मतलब 1,35,000 का प्रोविजन मैंने इस साल क्रिएट करा, तो वो आ जाएगा इस साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,35,000। एंड जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पर वो होगा जो मैंने इस साल कैश में इनकम टैक्स पे करा। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,35,000 प्लस 60,000 जो कि होता है 1,95,000। इधर भी 1,95,000, इधर भी 1,95,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1 लाख रुपीस का, वो इस साल मैंने दोस्तों कैश में पे करा, तो ये हो जाएगा मेरा इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन के कहाँ तक पहुंचा। तो हमारे सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों कंप्लीट होते हैं। अब हम बनाना चालू करते हैं हमारा मेन सॉल्यूशन। तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से। सॉरी गाइस, अरे तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स लिमिटेड जो कि हमारे कंपनी का नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम दोस्तों फॉर्मेट बनाने में कभी भी आलस नहीं करेंगे, आप लोग भी एक कसम खा लीजिए। तो हम लोग चालू करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पॉइंट नंबर 1 से, जो कि होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से, जो हमें कहां पर मिलेगा? हमें मिलेगा क्वेश्चन में, जो कि था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग 50 क्लोजिंग 70, मतलब 20,000 रुपीज का प्रॉफिट इस साल मैंने अर्न करा। फिर करते हैं हम इसमें एडजस्टमेंट।
फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो अब हमें ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी दोस्तों, ऐसी मिलेगी नहीं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे वर्किंग नोट्स में। सबसे पहला वर्किंग नोट में इसमें कुछ आएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं आएगा। सेकंड वाले वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन आ जाएगा, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन हम लोग करेंगे ऐड, एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज प्रॉफिट है, इसको हम लोग करेंगे माइनस। तो 1,35,000 हो जाएगा ऐड, अरे 1,35,000 होगा हमारा ऐड, एंड 40,000 होगा हमारा माइनस। 1,35,000 क्या था? ये था मेरा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, एंड ये था मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। बराबर, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। ठीक है, फिर आते इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने 20,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेचा। ये प्रॉफिट भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करा था, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करा था। तो इसको भी अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस। कितना माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे 20,000, और ये 20,000 आएगा प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट सेल। ठीक है, वापस से जाते हैं वर्किंग नोट्स में। आगे पॉइंट नंबर 4 कुछ भी नहीं, पॉइंट नंबर 5 कुछ भी नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ये 1,35,000 जो हमने इस साल प्रोविजन क्रिएट करा ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करके, बिकॉज नॉन कैश खर्चा है, तो इसको हम लोग कर देंगे ऐड 1,35,000। किस नाम से? ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिर एक पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है, डिविडेंड पेएबल, जो कि था मेरा 90,000। ये भी एक नॉन कैश खर्चा है। मैं इस साल डिविडेंड सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट में से एक पार्ट निकाल के साइड में रख रहा हूँ, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर भी कर दिया ऐड। एक और पॉइंट ध्यान आ रहा है, क्वेश्चन में आपको दिखा दूं जाके, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने की, आप एक अजम्पशन ले सकते हो कि जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो मैंने साल के बिगिनिंग में, मतलब 1 अप्रैल 2014 को ही रिडीम कर दिए। अगर आपने ये अजम्पशन लिखा तो आपको ये इंटरेस्ट जो 2 लाख का 10% मतलब 20,000 जो था, ये आपको ऑपरेटिंग में भी दिखाना पड़ेगा प्लस, एंड फाइनेंसिंग में भी इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप दिखाते हैं, सॉरी, अगर आप करते हैं कि आपने साल के फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल को ही प्रेफरेंसेस रिडीम कर दिए, तो आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने साल के एंड में मतलब 31 मार्च 2015 को अगर आप ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, तो आपको साल भर का इस पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। बट हमें क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ये प्रेफरेंस शेयर्स जो है, ये हमने साल के फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल 2014 को रिडीम करे, तो इस पे हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट 9% डिबेंचर्स के लिए एक ट्रिक है, वो ये है कि 1 अप्रैल को ही हमने प्लांट खरीदा, मतलब साल के बिगिनिंग में। इसका मतलब ये डिबेंचर्स कब इशू करे होंगे? इसका मतलब ये डिबेंचर्स भी मैंने इशू करे होंगे साल के बिगिनिंग में। तो इस पे मेरे को 2 लाख का 9% जो कि होता है 18,000 मुझे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड करना पड़ेगा 18,000। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे कुछ भी चीज़ें छूट तो नहीं रही।
इक्विटी शेयर नहीं आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट हो गया, ट्रेड पेबल्स वर्किंग कैपिटल में आएगा, लाइबिलिटी भी उसमें वर्किंग कैपिटल में आएगा, प्रोविजन टैक्स हो गया, डिविडेंड पेबल हो गया। फिर आते हैं डेप्रिसिएशन, ये वाला प्रॉफिट तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। ये वाला जो प्रॉफिट था 40,000 का, इसको हमने लिख लिया। 20,000 का प्रॉफिट हमने लिख लिया। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑलरेडी एडजस्टेड है, डिविडेंड का पॉइंट कवर कर लिया। वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट इसमें नहीं आएगा। इनकम टैक्स वाला पॉइंट हो गया। तो हमारा अब हम कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 हमारा होता है कंप्लीट। इसकी हम लगा लेते हैं टोटल, तो आता है 1,35,000 माइनस 1,35,000 माइनस 60,000 प्लस 1,35,000 प्लस 90,000 प्लस 18,000, तो ये आता है 3,18,000 एंड इसका टोटल आता है 3,18,000 प्लस 20,000 जो कि होता है 3,38,000। ये दोस्तों हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है पॉइंट नंबर 3, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर दोस्तों हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम लोग देखते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। मेरा यहाँ पर करंट एसेट्स में मेरे पास है इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री मेरी ओपनिंग है 90, क्लोजिंग 95। करंट एसेट बढ़ रहा है, कैश का आउटफ्लो कितने से, 5,000 से। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग 2,25,000, क्लोजिंग 2,50,000, मतलब 25,000 से मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, तो करंट एसेट बढ़ रहा है, तो कैश का हो जाएगा आउटफ्लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000 एंड 25,000 दोनों आउटफ्लो। ये क्या था मेरा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड ये था मेरा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर आते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर है मेरे दो लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटी मेरे पास लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मेरे 5,000 से बढ़ रहे हैं एंड लाइबिलिटी मेरी 10,000 से बढ़ रही है, तो 5,000 ऐड एंड 10,000 ऐड। ये क्या था, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स एंड ये हो जाएगा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इसका टोटल दोस्तों आता है 10,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000 एंड जो नेट फिगर निकल के आएगा वो आएगा मेरा 3,23,000। इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर 5, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम लास्ट में इसमें से दो चीजें माइनस होंगी, एक तो होगी इनकम टैक्स पेड एंड सेकंड चीज माइनस होगी वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट। इनकम टैक्स हमने पे करा था 1 लाख रुपीज का एंड वीआरएस का पेमेंट था हमारा 1,10,000 रुपीज का। तो हमारा नेट फिगर निकल के आता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,23,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,10,000, ये आता है 1,13,000। इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लोग बनाते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पॉइंट नंबर 2, जो कि होता है पॉइंट नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अगर वर्किंग नोट्स में जाए तो भी चलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर आएगा मेरा 1,50,000 का कैश का इनफ्लो। 1,50,000 का था, ध्यान रखिएगा 1,50,000। ये इनफ्लो मेरा कैसे आया, मैंने क्या बेचा, मैंने एक लैंड बेची, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद मेरे पास पॉइंट है वर्किंग नोट नंबर 2 में 90,000 का हो जाएगा इनफ्लो, साथ में 3,50,000 का हो जाएगा आउटफ्लो। 90,000 एंड 3,50,000। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे मैंने एक प्लांट था जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेरी थी 50,000, जिसको मैंने 90,000 में बेचा यानी कैश का इनफ्लो। साथ ही 4,50,000 की मैंने एक मशीनरी खरीदी जिसमें 1 लाख रुपीस का पेमेंट मैंने बाय अपने डिबेंचर्स इशू करके कर दिया, एंड जो बचा हुआ 3,50,000 का था उसका हमने कर दिया कैश पेमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल ऑफ प्लांट एंड परचेज ऑफ प्लांट। ठीक है दोस्तों, वापस से आते हैं हमारे वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट नंबर 3 होगा जो कि होगा इन्वेस्टमेंट का। 70 के इन्वेस्टमेंट बेचे, 20 के इन्वेस्टमेंट खरीदे। तो 70 प्लस एंड 20 माइनस 70 प्लस एंड 20 माइनस, ये भी होगा 3,50,000 मेरा माइनस, ये हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ये हो जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट्स इट गाइस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी यहाँ पर होती है हमारी कंप्लीट। टोटल लगा देते हैं 1,50,000 प्लस 90,000 माइनस 3,50,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000। सो यहाँ पर आ रहा है मेरा फिगर इन नेगेटिव 60,000, मतलब यहाँ पर आएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम बनाएंगे हमारा लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। ₹1 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू करें, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करें। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम हमने 1 अप्रैल 2014 को करा, इसलिए हमें उसको प्रेफरेंस डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। 9% डिबेंचर्स 2 लाख, जिसमें से 1 लाख के फॉर परचेज कंसिडरेशन था अदर देन कैश, एंड 1 लाख रुपीस कैश था, तो 1 लाख रुपीस हो जाएगा हमारा ऐड। साथ में डिबेंचर्स पे हमें 18,000 का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड डिविडेंड पेएबल ओपनिंग 60,000, जिसको हमने पिछले साल डिक्लेयर करा, इस साल उसका कर देंगे हम लोग पेमेंट। तो 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख इशू ऑफ डिबेंचर्स, 18,000 का इंटरेस्ट एंड 60,000 का डिविडेंड। बराबर यही फिगर्स आ रहे थे हमारे। जी हाँ, तो ये आता है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इधर आ जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड लास्ट वाला पॉइंट था डिविडेंड। इसका टोटल भी फटाफट लगा लीजिए दोस्तों, 1 लाख प्लस माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 18,000 माइनस 60,000, जो कि आता है नेट 78,000, जिसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों हमारा आएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो कि हमारा कैसे आएगा, वो आएगा हमारा 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, वो है 78,000 माइनस 60,000 एंड प्लस 1,13,000। 1,13,000 प्लस माइनस 60,000 माइनस 78,000, जो कि होता है नेगेटिव 25,000। इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना था, 90,000। इससे हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 90,000 माइनस 25,000, जो कि है 65,000। एंड ये 65,000 हमारा क्या है, ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, एक तो क्वेश्चन में आ गया 60,000, ये रहा, सॉरी 65,000, एंड दूसरा चेक हम लगाते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि है 25,000 का, वो हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 4 में। दैट्स इट गाइस, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल वीडियो देख के पूरा देखे वीडियो, एंड इसके बाद आप अपने मन से भी क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए। साथ में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आप आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट गाइस, ये वीडियो को यहीं पर करते हैं, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई एम यशोधन परांजपे फ्रॉम इंदौर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।